नमस्कार दोस्तों, आज है 25 मार्च। आज के जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं वो देखते हैं। पहला है मत्स्य पालन पर रिपोर्ट आई है। किसकी रिपोर्ट आई है? संसद की जो स्थायी समिति होती है कृषि से संबंधित, उसकी रिपोर्ट आई है मत्स्य पालन पर भारत के संदर्भ में। अब इसका थोड़ा मूल्यांकन देखते हैं। तो इस रिपोर्ट ने बताया कि भारत में मत्स्य पालन के क्षेत्र में विकास भी हुआ है और चुनौतियाँ भी बताई गई हैं। जो चुनौतियाँ हैं और भविष्य की संभावनाएं, तो ऐसे ही तो हम देखते हैं पहले क्या होता है कि क्या हुआ है, फिर उसके बाद क्या है, चुनौतियाँ क्या हैं, चुनौतियों के बाद चुनौतियों का समाधान क्या है और भविष्य में क्या संभावनाएं। मेंस में ऐसे ही लिखते हैं, तो वैसे ही रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई है। अब मेन जो हमें प्री में आ सकता है वो आता है डाटा। तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। पहली चीज़ की याद रखनी है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जो विश्व का कितना करता है, 8% वैश्विक उत्पादन का। मतलब विश्व में अगर 100 मछलियाँ मारी जाती हैं तो भारत में उसकी 8 मारी जाती हैं। तो ये देखा हमने। और टोटल में हमारा कितना परसेंटेज है, मतलब नंबर है, तीसरा स्थान है। इसके बाद है जो जीबी है कृषि का, जो भारत का जीबी है, ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है, जैसे वैल्यू एड होता चला जाता है। तो कृषि क्षेत्र में जो जीबी है उसमें 4% पहले हिस्सेदारी हुआ करती थी एग्रीकल्चर की। तो जो जीबीए में पहले 4% एग्रीकल्चर में, मतलब मत्स्य की जो हुआ करता था योगदान, अब 6.72% हो गया है। जो हमें क्या दिखाता है कि ये बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है। मत्स्य पालन भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये क्यों? क्योंकि लाखों रोजगार, लोगों को रोजगार देता है, खाद्य सुरक्षा, निर्यात, ये सारी चीज़ें जुड़ी हैं। तो 3 फैक्ट क्या देखे हमने जो अभी, कि 3 जो सबसे मेन चीज़ क्या है कि तीसरे नंबर पे हम दुनिया में है। 8% हमारा दुनिया का क्या है, उत्पादन है। जीबीए में कितना योगदान हो गया है, 6.72। तो ये चीज़ें 3 याद रखनी। अगला है कौन से मुद्दे होते हैं। तो संसद की जो मतलब संसद की समिति आई है उसने बताया है कि विकास में भी बाधा, क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं जो इसका डेवलपमेंट नहीं होने दे रहे। जैसे सबसे पहला है स्वतंत्र अनुसंधान निकाय का अभाव। अब बाहर क्या होता है, जैसे जापान देश हुआ या फिर कौन हुआ, चाइना वगैरह, या अमेरिका या यूरोप, इन सब देशों में क्या होता है, जो मत्स्य पालन होता है या जो मछलियों को मारा जाता है वो थोड़ा कैसे होता है, तकनीक और सारी चीज़ें, रिसर्च को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान में भारत में आईसी मत्स्य अनुसंधान आईसीएआर करता है, जो भारत में एग्रीकल्चर रिसर्च सारी चीज़ें करता है, पर मत्स्य पालन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित और सारी चीज़ें होती हैं पर इस पर विशेष ध्यान नहीं जाता, ये कमी बताई गई है। दूसरा, अपरिपक्व मछली पालन नियंत्रण। अपरिपक्व का मतलब हम क्या करते हैं, जैसे हम समुद्र में गए, अब समुद्र में मान लो भारत का मछुआरा गया, अब यहाँ पे अपनी वो बोट लेके गया, बोट में वो ट्रॉली लगा लेते हैं पीछे, ऐसा एक जाल सा होता है डाल, वो नीचे डाल के जाल से फिर वो नाव को चलाते हैं दूसरी साइड। अब क्या होगा, सोचो ज़मीन से जब वो टकरा के या जहाँ जिस एरिया में मछली मारते हैं तो उस एरिया में जो और चीज़ें होती हैं, जैसे केकड़ा नहीं मारना है वो भी फंस जाता है, कुछ मछलियों के अंडे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये जो ऐसी चीज़ें यूज़ करी जाती हैं तो उसे एक होता है बुल ट्रॉलिंग। तो ये ट्रॉलिंग, जो ट्रॉली मतलब ट्रॉली यूज़ करते हैं ना मछली मारने के लिए, उनसे कई बार अंडे ख़राब होते हैं, दूसरे समुद्री जीव फंस जाते हैं। एक प्रदूषण भी होता है, क्योंकि कई बार जो अगर अच्छे प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हैं तो प्लास्टिक और ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। तो एक समझ में आया मैं क्या, कि एक तो अपरिपक्व मछलियों का अनियंत्रित शिकार होता है। छोटी मछलियाँ हैं, वो ट्रॉली यूज़ करी, छोटी वाली फंस गई, बड़ी लेने गए थे तो अब छोटी मछलियाँ क्या हो जाएंगी, परिपक्व नहीं थी। फिर एलईडी फिशिंग, मतलब लाइट वगैरह का यूज़ करते हैं पानी में मछलियों को आकर्षित करने के लिए, भगाने के लिए एक जगह से। तो ये सारी चीज़ें भी पर्यावरण को और मछलियों को नुकसान पहुँचाती हैं। मत्स्य किसानों के लिए कोई ऐसा बड़ा अभी क्या है, ऐसा हम देखते हैं ना, किसानों के संबंध में कई योजनाएं चलती हैं और लाभ दिया जाता है। अभी केवल कुछ राज्यों में केसीसी के अंतर्गत 4% की सब्सिडी दी जाती, वो भी केवल कुछ राज्यों में। तो हम क्या कहेंगे, जैसे केसीसी सभी किसानों को दी जाती, मछली वालों को ऐसा कम ही राज्यों में। कटाई के बाद नुकसान और बुनियादी ढांचे में की कमी, मतलब मत्स्य पालन जो होता है वो 20 से 25% मत्स्य पालन नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भंडारण और प्रसंस्करण। कटाई का मतलब कटाई नहीं है यहाँ पे, जो वो जाल से लेके आते हैं उसके बाद क्या होता है, हमारे यहाँ प्रोसेस नहीं है फूड का, ना तो स्टोरेज है और ना ही क्या है प्रोसेसिंग अच्छी है। प्रोसेसिंग का मतलब है कि मछली को जैसे पैकेजिंग कर दी जाए, उसे प्रोसेस कर दिया जाए, अगर प्रोसेस हो जाएगी तो ज़्यादा समय तक रखा जाएगा, स्टोरेज में भी। तो ये सारी सुविधाएं भारत में कम है। तो ये समिति ने रिपोर्ट बताई अपनी।
अब समिति ने मत्स्य पालन में सुधार की कुछ सिफारिशें दी हैं। मेंस पर्पज से इन्हें समझ सकते हैं, जैसे अनुसंधान को बढ़ावा दो, थोड़े नियम कठोर बनाओ ताकि जो जाल का आकार है उन पर सख्ती से लागू किया जाए कि इतना जाल होना चाहिए। उससे जैसे जाल में, जैसे जाल है, अब छोटी छोटी जालियाँ ये लोग यूज़ करते हैं, छोटी जालियों में छोटे जीव, अंडे और ऐसी छोटी मछलियाँ फंस जाती। तो जाल के क्या होने चाहिए, आकार थोड़े बड़े हों, बड़े होंगे तो केवल बड़ी मछलियाँ ही फंसेंगी। तो ये सारी वित्तीय सहायता दी है, बुनियादी ढांचे का विकास कर दिया है, मतलब कोल्ड स्टोर प्रोसेसिंग ये। अब इसके संबंध में ये आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगला है ऑर्गेनोमेटेलिक के बारे में। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कल भी हमने एक देखा था चुम्बक के बारे में, आज है मेटल के बारे में। तो इसमें नाम ही इसका पढ़ो, क्या नाम लिखा है, ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेन जो होते हैं क्या, कार्बन वाला। तो ऑर्गेन जो ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं इसे क्या याद कर लेना, ऑर्गेनिक पदार्थ। और मेटलिक मतलब जो मेटल होता है, मेटल क्या होता है, जैसे लोहा होता है। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनोमेटेलिक की, तो ये क्या हो गया, इसमें ऑर्गेनिक मतलब कार्बन और मेटल दोनों है। तो हम कहेंगे ये एक ऐसी धातु है जिसमें धातु है, मतलब एक ऐसा अणु है जिसमें धातु भी है और उसके साथ कार्बन भी है। हम नॉर्मल एक ही चीज़ तो पढ़ते हैं, या तो कार्बन पढ़ रहे होते हैं धातु। अब सोचो लोहा भी है उसमें, कोयला भी है, दोनों हो गए ना। तो दोनों चीज़ें हैं, ऐसा ये सुपर पावर का कह सकते हो, एक नया केमिकल मतलब ये अणु बनना है। तो ये चीज़ एक ही है इसमें। तो इसके बारे में देखें तो वैज्ञानिकों ने एक नया बना लिया, ये टर्म तो पहले से यूज़ होती थी ऑर्गेनोमेटेलिक के बारे में, पर जो अभी एक अणु खोजा गया है उसका नाम है बारकेलोसिन। तो ये पूछा जा सकता है कि बारकेलोसिन की क्या विशेषता है। तो अब हम समझ गए विशेषता क्या है इसकी। विशेषता ये एक कार्बन भी है और ये एक मेटल भी है, ठीक। तो ये है, तो जो बारकेलोसिन है ये करके, ये भारी तत्व जो है बारकेलियम मौजूद है। यह खोज रसायन विज्ञान में अब नई मानी जा रही है। तो ये वाली चीज़ हमने देखी, तो हमें समझ में आया ये क्या है, कार्बन और मेटल का बॉन्ड होता है दोनों का। दोहरी विशेषताएं ये भी देख लिया, कार्बन धातु दोनों की विशेषताएं। अनूठे गुण होंगे, अब सोचो दो नई चीज़ें अगर मिल रही हैं अलग अलग तो अनूठा गुण होगा। और जो बारकेलियम है, अभी तक हम इस शब्द को पढ़ते थे पहले ऑर्गेनोमेटेलिक के बारे, अब बारकेलियम बारकोलेस जो है, बारकोलोसिन करके ये पहला खोज भी लिया गया अणु, तो इम्पोर्टेंट हो जाता। विशेषताएँ क्या है, विशेषताओं पर हमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेन है कि हमें सबसे पहले नाम याद रहना चाहिए। अब विशेषताएँ कैसी होंगी, पॉजिटिव टाइप की होंगी, जैसे कि ये संवेदनशील होंगे कि हवा के संपर्क में आने पर नष्ट हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि सोचो अगर ये नष्ट ना होते, लॉजिक लगाओ कि तो ये हमेशा हमें आम आज तक मिले क्यों नहीं है, या ये अणु है नॉर्मल खोज हो जाती ना, अगर ये हर जगह पाए जाते तो ये नष्ट हो जाते। इसलिए इनके साथ काम करने में सावधानी बरतनी पड़ती है। इन्हें अक्सर नाइट्रोजन और ऑर्गन जैसी निष्क्रिय गैसों के वातावरण में रखा जाता है। किसमें, नाइट्रोजन। अब कोई भी चीज़ हम संरक्षित करते हैं, अक्सर सुना होगा नाइट्रोजन वगैरह में। तो ये सारा तापमान स्थिरता, कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक यौगिक उच्च तापमान सहन कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे दो, सबका अलग अलग होता है। कई सारे कण है ना। विद्युत चालकता, तो विद्युत संचालक होंगे कि नहीं, तो हो सकते हैं ना, क्योंकि इनमें मेटल है तो मेटल भी हो सकते हैं। तो चालकता, धातु और कार्बन के बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। अगर यही एक आ सकता है मेन जो है कि क्या ये विद्युत के चालक होते हैं। अब समझ के हमें लगेगा कार्बन है तो शायद ना हो रहे हो, पर ये है क्योंकि इसमें मेटल भी है। उत्प्रेरक क्षमता होती है, मतलब केमिकल रिएक्शन को ये तेज कर देते हैं। तो इससे जो क्रिया मतलब जो भी हम इंडस्ट्री में यूज़ कर पाएंगे प्रोसेस, उसे और तेज़ी मिलेगी। महत्व क्या हो जाएगा इसका, अब महत्व क्या हो जाएगा, कोई नई साइंस की चीज़ खोजी जाती है तो उसका महत्व कई क्षेत्रों में हो सकता है। जैसे औद्योगिक उत्प्रेरक, अभी हमने बताया प्रोसेस तेज हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा, देखो जब भी साइंस का क्वेश्चन आना है हमें क्या समझना है कि ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसी चीज़ें, अब मान लो इसमें यदि नैनो टेक्नोलॉजी में यूज़ हो सकता है, अब हो ही सकता है, हो सकता होगा। सैटेलाइट में यूज़ हो सकता होगा ना, हम कैसे कह सकते हैं इसका नहीं हो सकता है। तो इन चीज़ों की ये देखना। अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे और इसके बारे में ये ऑप्शन तो आपको अटेम्प्ट करना है। अगला है जो सीलेथिया करके है, सीलेथिया रोजेम मलेशिसिस जो है, मलेनेसिस करके ये नाम वैज्ञानिक नाम है। तो ये एक शैवाल है। मेन बात है जो हमें सी एथिया करके याद कर लेना है। तो सी एथिया
रोज़ मलाइनेसिस करके। अब ये है क्या, ये शैवाल। अब शैवाल क्या होते हैं, तो शैवाल फ्रेश वाटर का ये एल्गी है। तो इसका तो नाम ही पहले एक पेचीदा सा नाम याद करना है हमें, तो सी से याद कर लो, सी एथिया करके, क्योंकि नाम हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं इन चीज़ों के। जो नाम में कंफ्यूज कर देगा, ये कहेगा ये एक जीव है, ये एक शैवाल है, ये एक दवा है। तो ये अब खोज कहाँ हुई है, केरल के वेस्टर्न घाट के जो रोज़माला क्षेत्र में ये हुई है। नामकरण इसका दिया है, अब रोज़माला क्षेत्र में हुई है तभी तो हमें इसमें रोज़माला ये वाला एरिया दिख रहा है। रोज़ तो रोज़ से याद हो जाएगा, ये वाला केरल वाले एरिया में तो रोज़ मलाइनेसिस करके है। तो ये मलेशिया टाइप का नाम लग रहा है, इधर रोज़ मन टाइप का नाम लग रहा है। ये क्या है, इसमें एक शैवाल की अत्यंत दुर्लभ है, और जो इससे पहले केवल एक अन्य सील जो सिएथिया करके प्रजाति है हिमालय के क्षेत्र में दर्ज की गई थी। तो हमने क्या देखा, जो सिएथिया रोज़ मलाइनेसिस करके जो क्या है एक शैवाल है, ये कहाँ खोजा गया है, केरल में खोजा गया। क्या इससे पहले कोई ऐसा शैवाल खोजा गया है, हिमालय में पहले खोजा जा चुका है। अब जो मेन है कि ये है क्या चीज़, तो शैवाल क्या होते हैं, हमें क्वेश्चन में तो सबसे मेन यही होता है शैवाल क्या होते हैं। तो इसे समझते हैं। जब भी हम जाते हैं तालाब में, तालाब के आसपास देखते हैं हम अपने आसपास, नदी तो देखी होगी या समंदर भी देखा होगा। तो समंदर कहीं पे भी जाओ, किनारे जाओ, तो एक हरे हरे जो चिपचिपे से पदार्थ देखे जाते हैं, देखे होंगे ना, पानी के ऊपर होते हैं हरे हरे से पदार्थ, वही होते हैं शैवाल, जिन्हें हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, एल्गी। तो एल्गी होते हैं ये कैसे होते हैं, ये एकदम पावरफुल जीव होते हैं। क्यों, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन बढ़ाने का काम करते हैं और पानी को साफ़ कर देते हैं। हवा में ऑक्सीजन बढ़ाते हैं, पानी को साफ़ करते हैं, और जो फूड चेन है, फूड वेब, उसमें भी योगदान देते हैं। तो सब अच्छे अच्छे इसके हैं। अब ये है क्या, ये पौधा है कि जीव है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आएगा। तो ये पौधे जैसे जीव हैं, क्या याद रखना है, ये पौधे जैसे जीव, ये शब्द समझना है, पौधे जैसे जीव हैं। अब पौधे जैसे जीव का क्या मतलब हुआ, ये प्रकाश संश्लेषण से खुद खाना बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो पौधा हो जाएगा ना। तो ये एक तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण होता है इनमें। और पर हैं क्या है, ये जीव होते हैं। तो ये जलीय जीवों का एक समूह होता है जो फाइटोप्लैंक्टन से लेकर बड़े समुद्र तक हर एक जगह पे पाया जाता है। तो हमें क्या याद रखना है, ये एक जीव है, सबसे मेन चीज़। ऑक्सीजन, वायुमंडल में जितना हम ऑक्सीजन अपने चारों ओर देख रहे हैं ना, उसका 50% पेड़ों से ज़्यादा इन्हीं से आ रहा है। तो 50% जो ऑक्सीजन होता है वो शैवालों से ही आता है, क्योंकि शैवाल सोचो पूरे दुनिया में हर एक एरिया में 70% तो पानी है। अब उस पानी में क्या है, शैवाल होते हैं। तो पेड़ों से ज़्यादा एरिया में शैवाल है, तो शैवाल वायुमंडल का 25% ऑक्सीजन बनाते हैं। जलीय जीवों का भोजन का स्रोत है, क्योंकि ये हरी सी घास जो देखते हैं, जो जीव है वो छोटे छोटे, तो मछलियाँ छोटे जीवों को खाना भी देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और हजारों प्रजातियों के लिए तंत्र बनाते हैं। तो ये हमने क्या सबसे पहले देखा, ये पौधे होते हैं, पौधे जैसे जीव होते हैं जो खुद भोजन बनाते हैं। तो एल्गी के बारे में क्या है, एक तो खुद भोजन बनाएंगे, मतलब जैसे जीव होते हैं वो खुद पे निर्भर नहीं होते, दूसरे पे से हम लोग भी हैं। तो ये क्या होते हैं, खुद भोजन बनाएंगे, ये बात सही होती है। और इनमें पर ये पौधे क्यों नहीं होते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। तो इनमें तना जड़, तना और पत्तियाँ और फूल, तीनों चीज़ें, ये सब नहीं होता है। अब ये जड़, पत्तियाँ, फूल ये नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ये जो है पौधे नहीं होते हैं। बहुकोश की, एक कोश की, दोनों हो सकते हैं। शैवाल के बारे में अभी ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है आपको। तो यही नाम तो पहले याद रख लेना, सबसे मेन तो ये सिएथिया करके, रोज़ से याद हो जाएगा, रोज़ करके। तो ये है। अब आ जाओ, अगला टॉपिक है हमारा कि एआई वॉशिंग क्या होती है। तो अगर आपने कभी करेंट वगैरह या साइंस वगैरह पढ़ते हैं या इन्वायरमेंट पे स्पेशली, एक शब्द ज़रूर सुना होगा, ग्रीन वॉशिंग। कौन सा शब्द, ग्रीन वॉशिंग। तो जैसे एक कंपनी का नाम है वॉल्क्सवैगन वाली, जो कार बनाती है, तो उनका एग्जांपल काफ़ी फेमस रहता है केस स्टडी से।
तो उस कंपनी ने क्या किया था कि उन्होंने अपना ये बताया कि हमने तो क्या किया है, हम अपनी जो कार बनाते हैं उस कार में क्या करते हैं, हम ऐसी बनाते हैं कि कार में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित नहीं करती है हमारी कार, मतलब करती है तो बहुत कम करती है, और इस वजह से हम क्या करते हैं, पर्यावरण के लिए अच्छी कारें बनाते हैं। इसके बाद क्या हुआ, कार की बिक्री बढ़ गई, क्योंकि जो पर्यावरण के संदर्भ वाले लोग होते हैं, जो इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, उन्होंने देखा अरे बढ़िया कार है, प्रदूषण नहीं फैला रही, मतलब पर्यावरण के लिए अच्छा कर रहे, कार की बिक्री बढ़ गई। बाद में रिपोर्ट आई कि ये कार और लोग और कारों की अपेक्षा ज़्यादा और प्रदूषण फैला रही थी, बस इन्हें ऐड के लिए क्या कर दिया, ये झूठ बोला था। उसके बाद पोल खुली। तो ये होती है क्या, ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या हुआ कि हम ये दिखा रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, मतलब ऊपर से साफ सफाई सी दिखा दी है कि हम पर्यावरण को प्रदूषण नहीं कर रहे, जबकि ये भ्रामक था। अब आ जाओ एआई वॉशिंग पे। अब हम सब फ़ोन यूज़ करते हैं। अब नॉर्मल अगर फ़ोन यूज़ करो, बड़े फ़ोन ना हो तो अगर नॉर्मल फ़ोन यूज़ करो, तो उसमें जब हम कैमरा पीछे की ओर देखते हैं तो देखा होगा यहाँ लिखा होता है एआई पावर्ड कैमरा, ऐसा लगा होता है ना। या जब हम यूज़ कर रहे होते हैं कोई मतलब नई के फ़ोन लेके आते हैं या कुछ, तो उसमें स्क्रीन वगैरह और डाटा में लिखा होता है ये फ़ोन एआई से चलता है, मतलब एआई पावर्ड है, ये फ़ोन में ये विशेषता है। तो यही है एआई वॉशिंग। समझ में आ गया होगा अब तो। ग्रीन वॉशिंग से अगर इसका कनेक्ट करना होगा तो क्या कर रहे होंगे ये। अब वो जो फ़ोन हम लेके आए थे ना घर पे, उस पर अब हम लोग तो टेक्निकल है नहीं है, तो हमें तो नहीं पता ये एआई है कि नहीं, हमने बस देखा अरे एआई लिखा है, मतलब कुछ अच्छा तो होगा ही होगा, हम ले आए घर पे। पता चला वो केवल भ्रामक था, कंपनी ने अपने बेचने के लिए लिखा था, जबकि इसमें कोई ऐसी विशेषता नहीं थी जो और फ़ोनों से अलग हो। यही है एआई वॉशिंग। तो जो एआई वॉशिंग को लेकर चिंता जताई गई है अभी निवेशकों के द्वारा कि ये फंडिंग हासिल करने के लिए एआई का भ्रम पैदा कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब बढ़ा चला कर कह देते हैं कि हम तो सब एआई से चल रहा है हमारा फ़ोन, सब कोई दिक्कत ही नहीं होगी, तो एआई ड्रिवन है, ऐसे शब्द यूज़ करते हैं। तो ये ग्रीन वॉशिंग से अब एआई वॉशिंग है। अब ये शब्द आ सकता है, क्योंकि ये पिछले कई वर्षों से हमेशा यूज़ रहता है, ग्रीन वॉशिंग पेपर में भी आया है। एआई वॉशिंग आज पहली बार ये आया है शब्द, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसके संबंध में क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन तो आसान है। अगला, शहीद दिवस। तो 23 मार्च को हम जानते हैं शहीद दिवस मनाया जाता है, हर बार ही है ये तो शहीद दिवस। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को श्रद्धांजलि दी गई है। तो जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ होता है यहाँ से, जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाती है, तो उसी के संबंध में उनके शहादत को याद करने के लिए 23 मार्च को शहादत दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारतीय स्वतंत्रता में हम जानते हैं देशभक्ति की भावना को जागृत करता आया है इतने वर्षों से। ऐतिहासिक महत्व क्या है, 23 मार्च 1931 का दिन। तो याद क्या रखना है, 23 मार्च 1931 का दिन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी। मॉडर्न हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो याद रखना है कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी आता है। अब 23 मार्च 1932 करके देगा, 23 मार्च 1930 करके देगा, ऐसे वो खेलेगा। तो हमें क्या याद रखना है, 23 मार्च 1931। तो इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, ऐसे याद कर सकते हैं, 1, 2 और 3। तो ये फांसी दी गई है। स्वतंत्रता संग्राम, इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता में नया आंदोलन कर ही दिया स्टार्ट। युवाओं को उनकी बलिदान से क्या हुआ, आत्मसम्मान और ये सारी चीज़ें हुई। अब भगत सिंह क्रांति के प्रतीक माने ही जाते हैं, सबसे युवा क्रांतिकारियों में से रहे थे। तो भगत सिंह मार्क्स, लेनिन, टॉलस्टॉय और बाकुलिन जैसे विचारकों से प्रभावित थे। उन्होंने कौन सी जो लिखी थी, नव भारत, मतलब ये तो सभा स्थापित करी थी, कौन सी, नौजवान भारत सभा, जिसका उद्देश्य युवाओं में क्रांतिकारी भावनाओं को उजागर करना था। फिर आते हैं सुखदेव ठाकुर, अदम्य क्रांतिकारी। तो सुखदेव ठाकुर भारतीय के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी माने ही जाते हैं, और उन्हें भी क्या किया गया था, वो भी अमर हो गए थे। उसके बाद है, मतलब इतिहासों में आज भी माने ही जाते हैं। उसके बाद है HSRA में सक्रिय रहे थे। सुखदेव किस में सक्रिय रहे थे, HSRA जो 1928 वाला था ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तो सुखदेव सदस्य थे, और इसमें उन्होंने 35% योगदान भी दिया था। अब मेन बात ये है कि ये पूछेगा, जैसे एक तो क्रोनोलॉजी पूछ सकता है, पूछेगा सुखदेव HRA से संबंधित थे या HSRA से संबंधित थे। अब HRA भी हम देखते हैं 1924 वाला, HSRA 1928 वाला, तो ये चीज़ें थोड़ी कंफ्यूज करती हैं जब हम स्टेटमेंट क्वेश्चन में आएगा, तो ये है। उसके बाद है, इन्होंने क्रांतिकारियों में अहम भूमिका निभाई थी, युवाओं को प्रशिक्षण दिया था। ये वाली चीज़ें डाटा वगैरह याद नहीं रखने, तो अलग से ऐसे ही दे दिए गए हैं। तो ये इतना हमें जो याद रखना है, HSRA के सदस्य थे, ये वाला है। युवाओं को प्रशिक्षण करा था, इन्होंने क्या किया था, युवाओं को प्रशिक्षण करा था। उसके बाद है, क्रांतिकारी विचारों और साहित्य वगैरह में क्या किया था, बढ़ावा दिया था, ये ध्यान रखना है इसके बारे में। और
डाटा वगैरह ये परसेंटेज वाला तो नहीं याद रखना है। उसके बाद है कि मेन सुखदेव का मानना था कि स्वतंत्रता संघर्ष आवश्यक है, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक ये लड़ते रहे थे। उसके बाद राजगुरु शिवराम हरि राजगुरु इनका नाम हुआ करता था, पर हम क्या याद रखते हैं, राजगुरु के नाम से ये भी थे। तो इन्होंने भी प्राण अपने क्या किए थे, आहूत किए थे। 1908 में महाराष्ट्र में खेड़ा में इनका जन्म हुआ था, तो समझ सकते हैं छोटे थे तो काफ़ी। तो 1908 में इनका जन्म हुआ था खेड़ा में, कहाँ पे, खेड़ वाले एरिया में, महाराष्ट्र वाले एरिया में। उसके बाद बचपन में देशभक्ति ये सारी चीज़ें थी। HSRA के ये भी सदस्य बने। तो मैं क्या याद रखना, ये वाले पॉइंट याद रखने, दोनों लोग HSRA के सदस्य, वैसे तीनों ही लोग थे HSRA के सदस्य। तो ये वाला है बलिदान 23 मार्च को हमने देख ही लिया था, इन्हें किया गया था बलिदान इनका। इसके बाद है स्वतंत्रता दिवस और ये सब चीज़ें मनाने के लिए अब ये क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे कि इसके बारे में बताना। अब मेन यहाँ पे जो मेन रहेगा क्वेश्चन वो ये आपको बताने की, इन्हें फांसी किस केस में मिली थी, केस कौन सा था ये बताना है। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार को लेकर, तो कौन सा पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 59 में ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी दिया गया है किसे, विनोद कुमार शुक्ल को। तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला है, तो 59 में मिला है। सर्वोच्च भारत का साहित्य सम्मान होता है, तो ज्ञानपीठ क्या होता है, सर्वोच्च भारत का सम्मान जो होता है, सम्मान होता है। विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी साहित्य में उनकी रचनाओं के लिए ये दिया गया है, जिसमें उन्होंने समाज के कई पहलू को उजागर किया था। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो संस्था थी उसकी स्थापना 1944 में हुई थी, मतलब ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना। पर जो पुरस्कार वगैरह देना प्रारंभ किए थे वो देना प्रारंभ किए थे 65 से। तो दोनों चीज़ों में अंतर है, संस्था पहले स्थापित हो गई थी, उसके 20 साल के बाद लगभग स्थापित, मतलब ये पुरस्कार दिया गया था पहला वाला। उसके बाद उद्देश्य क्या होता है, भारतीय योगदान जो देते हैं, अनुसूची की 8 भाषाएं हैं ना, मतलब 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं उन सभी के लिए दिया जाता है। फिर अंग्रेजी इसमें बाद में जोड़ दी गई थी और राजस्थानी वाले में भी दिया जाता है। तो ये है, मतलब भारतीय कोई भाषा होगी तो उसमें ये दिया जाता है। इसके बाद एक टर्म है हमारा इथूरियम के बारे में। तो इथूरियम क्या है, तो इथूरियम एक फूल है, मतलब ये क्या है, मिज़ोरम में इथूरियम फूलों का निर्यात हो रहा है मिज़ोरम से सिंगापुर में। तो बस यही बात याद रखनी है। अब सोचो विदेश में अगर कोई फूल जा रहा है तो इम्पोर्टेंट हो ही जाएगा। तो हमें क्या याद रखना है, अपीड़ा जो है अपना, मतलब जो एग्रीकल्चर से संबंधित संस्था है, ने पहली बार मिज़ोरम से जो इथूरियम फूल निर्यात की सुविधा प्रदान की है। इससे क्या होगा, फूल का निर्यात बढ़ेगा, नॉर्थ ईस्ट के लोगों की आय बढ़ जाएगी। तो इथूरियम का निर्यात से न केवल मिज़ोरम को लाभ मिलेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फूल में भी भारत का थोड़ा नाम होगा। अब मेन है कि ये शब्द क्या है इथूरियम, फिर वही सबसे मेन कि इथूरियम के बारे में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इथूरियम एक जीव है, एक जहाज है, कि कुछ बीमारी है, ऐसा कुछ देगा। तो इथूरियम जो है, एंथूरियम, उसकी विशेषताएं देखें कि इस विशेषताओं में क्या है, सौंदर्य के लिए यूज़ होता है। वनस्पति की विशेषताओं में अगर देखें तो ये उष्णकटिबंधीय अमेरिका से, इसका जो मूल स्थान पूछा जा सकता है अमेरिका है। मूल स्थान कौन सा है, अमेरिका का, वो बीच वाला एरिया जो है, मतलब जहाँ हम पढ़ते हैं ना नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाला बीच वाला एरिया, इस एरिया से ये मूलतः संबंधित था। पर धीमे धीमे इधर से उधर आते हैं तो भारत में भी आ गया। नासा ने इसे वायु शुद्ध करने वाले पौधों की सूची में भी रखा है। जो अमोनिया वगैरह हानिकारक गैसें होती, तो ये पॉइंट भी अच्छा हो जाएगा कि सोचो कि वायु शुद्धिकरण करता है वो एंथूरियम, बिल्कुल करता है, वनस्पति में यूज़ होता है, ये भी सही। सांस्कृतिक महत्व क्या है, तो मिज़ोरम में जो त्यौहार वगैरह मनाए जाते हैं उसमें ये इसका महत्व रहता है। अब एक टर्म है, छोटा सा है, कोई बड़ा टर्म नहीं है, ये है जैसे ट्रांसजेंडर, तो हम जानते ही है, जो थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर वाला। अब ट्रांसजेंडर वाले, अब एक ट्रांसजेनिक माउस का नाम आया था चर्चा में, ट्रांसजेनिक माउस, अभी हम समझेंगे क्या होता है। ट्रंप ने क्या किया, जैसे यूएस के अभी जो ट्रंप है राष्ट्रपति, वो थोड़ा ट्रांसजेंडर के थोड़ा विरोध टाइप समझ सकते हैं, उनकी पॉलिसी थोड़ी अलग है। तो वो ट्रांसजेनिक माउस को, अब साइंस टेक तो उन्हें पढ़ी नहीं थी, क्लास ली नहीं होंगी, तो उन्होंने क्या किया, ट्रांसजेनिक माउस को उन्होंने ट्रांसजेंडर माउस के नाम से इंटरव्यू में बोल दिया, और इसी बात के बाद से ये टर्म चर्चा में चलने लगी है। अब ट्रांसजेंडर तो हम समझते हैं ये चीज़ें, उन्होंने गलती से बोल दिया था, असल में जो उन्हें नहीं पता था, पर टर्म क्या है, ट्रांसजेनिक माउस। अब इसे समझते हैं कि होता क्या है। तो अब उनकी गलत बयान के कारण हमें ये न्यूज़ भी पढ़नी पड़ रही है आज। तो ट्रांसजेनिक क्या होते, जब हम किसी के जैसे ये चूहा है, अब मान लो इस चूहे के जीन में जो, अब इसके पूरा जीन हमने प्रोफाइल कर लिया, इसके डीएनए निकाला, डीएनए, अब हम कैसे हैं ये डिसाइड कौन करता है, हमारा जीन,
हम कैसे देखेंगे ये सारी चीज़ें, बुद्धि कैसे होगी, क्या चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें जीन डिसाइड। अब इस जीन में इसके कई सारे क्या होते हैं, जैसे जीन हम देखते हैं तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, उन सब पे ये सब चीज़ें शुगर होते हैं इस पर। अब इनमें से कोई हमने एक जीन निकाली और उस जीन की जगह दूसरी जीन प्रतिस्थापित कर दी, दूसरे की जीन चूहे में, कोई चूहे के विकास के लिए या बीमारी के लिए कुछ एक नया चेंज करती है, इन्हें ही कहते हैं ट्रांसजेनिक जीन। तो क्या हुआ ट्रांसजेनिक, अब चूहा की बात करें जाए तो इनमें ट्रांस मतलब एक से दूसरे में जेनिक जीन परिवर्तन कर दिया जाता है। तो अब समझ में आया होगा, तो ये वाली चीज़ है ट्रांस। अब इससे क्या होता है, भाई ये चीज़ें अभी तो माउस पे यूज़ करी जा रही, मनुष्य में हो जाएगा तो सोचो अगर हम जीन एडिटिंग कर पाएंगे तो बीमारियां सब खत्म हो जाएंगी ना, हम अच्छी जीन यूज़ करेंगे तो ये सारा। तो वही चीज़ है, अब ये परिभाषा दे दी गई है यहाँ पे, तो हम समझ चुके हैं डीएनए से अब छेड़छाड़ करते हैं, छेड़छाड़ करना पॉजिटिव वे में, तो एक दूसरे की जीन यूज़ करते हैं, उसे ही ट्रांसजेनिक जीन कहा जाता था, उन्होंने इसे ट्रांसजेंडर नाम दे दिया था, तो इस वजह से ये विवाद हो गया। अगला है ट्रांसजेनिक जीवों के अनुप्रयोग। ट्रांसजेनिक जीवों का कहाँ अनुप्रयोग हो सकता है, तो एक तो उनके अध्ययन करने में हम रिसर्च डेवलपमेंट करेंगे तो इन चूहों के समझ सकते हैं ना क्या बदलाव आ रहे हैं मानव रोगों के संबंध में, कि जैसे अल्जाइमर जैसी बीमारियां हैं। अब ट्रांसजेनिक जो सुअर हुआ करता था पिग, उस पर अल्जाइमर जैसी बीमारियों के लिए अध्ययन किया गया। अगर इन जानवरों पे पिग पे वो काम कर जाएगा तो इंसानों पे भी कर सकता है। तो यही नई चिकित्सा की जैसे दवाएं वगैरह बनाने में, तो ये वाली जैसे एक जेब्रा फिश होती है उसे परीक्षण में यूज़ किया गया है, मतलब टेस्ट वगैरह में दवा बनाने में, ये सारी प्रोटीन के उत्पादन में, तो ये कई हर एक जगह यूज़ कर ही सकते हैं। ऐसे ही अब ट्रांसजेनिक कोई अपना एग्जाम्पल समझ सकते हैं, तो बीटी कपास है जो भारत में भी यूज़ होता है, ये ट्रांसजेनिक ही तो है कि इसके जीन में कुछ बदलाव किया गया था। क्या किया गया था, एक बैक्टीरिया जोड़ दिया गया था, उस बैक्टीरिया का नाम था बैसिलस थूरिनजिएंसिस करके, सुना होगा ना, बीटी इसी से तो नाम पड़ा बैसिलस थूरिनजिएंसिस। तो यही बैक्टीरिया का जीन जोड़ा गया था, जिससे जो वॉल वॉर्म होते थे, कीट होते थे, वो इसे पहले कपास को ख़राब कर देते भारत में, पर जो अब वॉल वॉर्म होते थे कीट वो नहीं पास आ पाते थे, ये देखा हमने। तो इसमें क्या होता है, वही ये बैसिलस थूरिनजिएंसिस जीन पाया जाता है और वो इसमें डाल दिया गया था। इसके बाद है जीन का निष्कर्षण, उसमें ये वाले एक शब्द और याद रखना, क्राई बनेसी जीन को एंजाइमों का उपयोग करके अलग किया जाता है। जो बीटी बैक्टीरिया में जब यूज़ करते हैं तो एक टर्म यूज़ आती है ये वाली जीन, तो ये बस ये पूछ ले क्राई क्या है, ये एक जीन है, जैसे जीन में ही तो हम चेंज कर रहे होते हैं कई सारी, तो उनमें से एक जीन क्राई है। तो क्राई वो जीन है जो प्रोटीन उत्पादन करता है। अब हमारा शरीर कैसा होगा, सेल कैसे होगी, प्रोटीन ही तो डिसाइड करता है, तो ये वाली चीज़ है देखिए हमने। अब इसके संबंध में ये थोड़े नियम है कि 1989 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1989 का नियम आया था जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत बना था, मतलब भारत में 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था, उसके तहत ट्रांसजेनिक जो जीव हुआ करते थे उनके लिए नियम बनाए गए थे 89 में। ऐसे ही जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है जो भारत में जब भी कभी हम उपयोग करते हैं या चेंज करते हैं, परीक्षण करते हैं जीवों के साथ जेनेटिक रूप से, तो यही संस्था उसे अप्रूवल देती है। तो ये वाला देखा, उसका रिव्यू होता है, और इंस्टीट्यूशन बायोसेफ्टी कमेटी, ये दो चीज़ें याद रखनी है हमें। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है। अगला है भारत और चाइना के आयात सस्ते सामान को लेकर एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये हमने इसी संदर्भ में एक और आर्टिकल किया था कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई थी, तो उसे ही बस रिवाइज कर लेते क्या होता है। मान लो चाइना ने भारत में क्या हुआ, एक सामान भेजा, चाइना ने भारत में सामान भेजा, पर वो सामान भारतीय मार्केट को ख़राब कर रहा है, मतलब चाइना ने सस्ता बेच दिया और भारत के जो उत्पादन वही चीज़ भारत में उत्पादित महंगी हो पा रही, तो भारत का सामान कैसा हो जाएगा, महंगा होगा, तो लोग चाइना का खरीदेंगे। अब सरकार इस पर मान लो 15% ड्यूटी लगा देती है, और 15% ड्यूटी लगाने के बाद सरकार क्या करेगी, ये चीज़ महंगी हो जाएगी। तो जब ये चीज़ महंगी हो जाएगी भारत के रेट के बराबर, तो भारत की चीज़ को मतलब सही से होता रहेगा व्यापार। तो ये अब सोचो कि मान लो एक बिजनेसमैन है, हम लोग क्या है, एक बिजनेसमैन है और भारत में खिलौना बेचते हैं, मतलब हम बिजनेसमैन हैं हम लोग और भारत में खिलौना बेच रहे हैं यहाँ पे। अब खिलौना बेच रहे हैं, चीन से सस्ते आने लगते हैं खिलौने, और बिक्री हमारी क्या हो जाती है, हम लोगों की बिक्री ख़त्म हो जाती है, क्योंकि चाइना से खिलौने कैसे आ रहे हैं, सस्ते आ रहे हैं। अब दो तरीके से ये चीज़ें होती हैं। अब एक तो ये वाली चीज़ आएगी, अगर सस्ते बेचे आ रहे तो सरकार लगा देती है काउंटर वेलिंग ड्यूटी।
तो क्या लगाएगी, चीन अपने खिलौनों पर सब्सिडी देकर जब बेचता है, मतलब अभी हमने देखा नॉर्मल की, नॉर्मल जब वो आ रहे हैं सस्ते तो हमने क्या कर दिया, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। फिर एक और तरीके का होता है, मान लो चाइना अपने खिलौनों पर सब्सिडी दे रहा हो कि आप अगर आप निर्यात करो इंडिया को या कहीं विदेश में तो हम तुम्हें सब्सिडी देंगे, टैक्स नहीं लेंगे तुमसे। तो अब सोचो कि चाइना का सामान और सस्ता होता चला जाएगा, और भारत से वैसे ही सस्ता होता, फिर चाइना क्या करेगा, सब्सिडी और दे रहा है उसी चीज़ पे, तो और सस्ता सामान भारत में आएगा। अब अगर भारत में और सस्ता आएगा तो सरकार जो लगाती है, इसे ही कहते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, इसका समझ में आया, काउंटर करने के लिए। और एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है, जब नॉर्मल बिन मतलब सब्सिडी नहीं दे रही होगी चाइना और तब सामान आता है। तो वही चीज़ें हमने 5 उत्पादों पर अभी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। इनमें जो सॉफ्ट फेराइट कोर, मोटाई के फ्लास्क, एल्यूमिनियम फॉयल और है ट्राइक्लोरो कुछ एसिड करके है, ये हमने 5 चीज़ों पे अभी क्या लगाई है, रोक लगा दी है, मतलब टैक्स बढ़ा दिया है उन पर। तो चाइना इन उत्पादों को भारत में कम रेट पे निर्यात कर रहा था, जिससे भारतीय निर्यातकों को और भारतीय निर्माताओं को मतलब क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने से अब उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी, तो भारतीय कंपनियों को अवसर मिल जाएगा। सही, एंटी डंपिंग ड्यूटी हमने समझ लिया क्या होता है, जब हम अपने घरेलू उद्योग को रक्षा करते हैं, रक्षा ही तो कर रहे हैं घरेलू उद्योग की, और चाइना की या किसी देश की जो शुल्क अनुचित प्रथाएं होती हैं उनसे निपटने के लिए लगाया जाता है। तो घरेलू संरक्षण करना होता है, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनी रहे, मूल्य अंतर है, जैसे अब चाइना से 10 का आ रहा है, हमारा 20 का था, अब हमने इस पर 10 लगा दिया तो दोनों 20 के हो गए। तो यही मूल्य अंतर जो होता है। कानूनी उपकरण है, WTO अनुमोदन देता है इसका, कोई ऐसा गलत नहीं होता है। WTO कहता है अगर किसी देश का आप सोचो पूरा मार्केट ही तहस नहस हो जाएगा अगर ये रोक नहीं लगाई जाएगी। तो यही वाली चीज़ है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी के संबंध में इंटरनेशनल WTO ही रूल बनाता है। तो ये कहता है निष्पक्ष कंपटीशन होना चाहिए, तो अगर ये नहीं करेंगे तो निष्पक्ष कैसे हो जाएगा। तो ये है WTO के नियमों के अनुसार यदि किसी देश के उद्योग को वास्तविक और गंभीर नुकसान पहुंच रहा है तब वो ये ऐसा लगा सकता है, जांच वगैरह भी कर सकता है। तो ये भारत में अगर जांच की बात करेंगे तो भारत में लगाया तो किसी संस्था ने होगा ना, कौन ये कहता है। तो यही नाम बस याद रखना है, DGTR के बारे में। तो DGTR जो संस्था है, यही संस्था क्या करते हैं हम लोगों के यहाँ, जो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी की सारी जांच वगैरह करते हैं। तो ये हमने देखा। अब यही वो है एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी के बारे में। तो काउंटर वेलिंग हमने देखा, सरकार सब्सिडी मिल रही होती है, मतलब चाइना सब्सिडी दे रहा होगा अपना, इसमें सब्सिडी नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, वास्तविक कीमत से कम पर बेचा जाता है। घरेलू की रक्षा करी जाती है इस वाले में, किसमें, एंटी डंपिंग में घरेलू की रक्षा। अभी हमने एंटी डंपिंग ही तो लगाई है। और चाइना की स्टील पे लगातार चाइना स्टील को कम रेट पर भारत में बेचता था। तो ये उसके चाइना स्टील निर्यातकों को सब्सिडी देता रहता है। तब अगर सब्सिडी दे के, मतलब मेन बात है सब्सिडी दे के बेचेगा तो काउंटर वेलिंग, और बिना सब्सिडी के सस्ता आ रहा है तो एंटी डंपिंग। इतना बस याद रखना। अगला है जो रूल ऑफ ऑरिजिन वाला, कल हमने पढ़ा था तो इसे रिवाइज बस करना था, अधिनियम इसमें एक दो चीज़ें। तो रूल ऑफ ओरिजिन जो हमने कल देखा था, प्रूफ, अब प्रूफ लागू कर दिया। पहले प्रमाण पत्र होता था, प्रूफ चाहिए होगा उसका कागजात, जो कल हमने देखा था। तो इसके लिए 2020 में अधिनियम पहले आया था, 25 में उसका संशोधन हुआ है। कब, 20 में ये एक्ट आया था, 25 में इसका इस बार अभी संशोधन हुआ है, इस वजह से हम इसे पढ़ रहे हैं। तो इसमें प्रूफ की बात कर दी गई है। 2020 के नियम में सर्टिफिकेट शब्द को अब प्रूफ में बदल दिया है। इससे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत अगर हम किसी देश के सामान को मंगा रहे हैं, कल हमने देखा था ना, हम किसी देश के सामान को जब मंगाते हैं तो हो सकता है हम चाइना के सामान को ना मंगा रहे हो, पर चाइना वो सामान दूसरे देश में बेचता हो, फिर वहाँ से बेचता हो, तो ये रूल ऑफ ओरिजिन के खिलाफ है ना। हम तो ये कह रहे हैं कि हम उस देश के व्यक्ति का ही सामान, या मान लो जैसे फिलीपींस से हम सामान मंगा रहे हैं, या भारत ताइवान से मंगा रहा है, ताइवान से, अब ताइवान का सामान चाइना से आ रहा हो और चाइना वाला इधर कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें लागू नहीं होंगी। चाहे ताइवान का ही सामान होगा तभी भारत में आ सकता है। ये होता है प्रूफ वाला। तो ये उसके संबंध में कल हमने ये देखा ही था क्वेश्चन, तो आपको पढ़ लेना है। दुरुपयोग होते ही है, चाइना स्पेशली इसका दुरुपयोग करता है। वो क्या करता है, दूसरे देशों में डंप करता चला जाता है। ये देखो, चाइना FTA संबंधी लाभों को अनुचित फ़ायदा उठाने के लिए करता है, फ्री ट्रेड के लिए। चाइना उन देशों में भेज देगा जहाँ, अब चाइना क्या करेगा कि मान लो अमेरिका में चाइना को सामान भेजना, डायरेक्ट नहीं भेज पाएगा तो वो दूसरे देशों में भेज देगा, वहाँ से फिर उन देशों को उन देशों के द्वारा अमेरिका चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का चाइना उपयोग करता है। प्रूफ ऑफ ओरिजिन के नियम वगैरह, तो ये है सर्टिफिकेट। एक दो चीज़ें याद रखनी है, क्या है क्या नहीं है। तो कल हमने ये देखा था। अगला है, मतलब इसके संबंध में ये क्वेश्चन है। तो ये आज हमारा 25 मार्च का जो भी था करंट अफेयर्स हो गया।